सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेकेंड एंड थर्ड। ओके, यहाँ पे और किनके पास क्लास असाइनमेंट नहीं है? डिस्ट्रीब्यूट तो किया था, क्यों नहीं मिला आप लोग को? बताया तो कि एक मिनट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब शेयर किए थे तो क्या बोले थे कि मेरा बेट मत कीजिएगा, क्लास असाइनमेंट के लिए प्रिंट निकाल लीजिएगा। तो घर पे कैसे साथ में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे? मोबाइल से। चलिए, जिनको जिनको पास नहीं होगा तो 5 निकाल लीजिए। बोलिए केमिकल काइनेटिक्स क्लास असाइनमेंट, तब तक आप बगल वाले से काम चलाइए। एक्सरसाइज सेकेंड का सब लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो वो सस्पेंस यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज 3 में प्रॉब्लम के थ्रू। सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं क्लास 12 का स्टूडेंट, ड्रॉपर बैच ऑनलाइन? ओके, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स का। देखिए, जो इक्वेशन दिया हुआ है वो तो नेट रिएक्शन रहा होगा, मुझे नहीं पता है, राइट? कि 1 स्टेप रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप है, राइट? तो NH4NO2 कन्वर्टेड टू व्हाट? N2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या है, बट टेम्परेचर इज कीपिंग कांस्टेंट। क्योंकि जब रेट कांस्टेंट में पूछा गया है तो टेम्परेचर को चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज होता है, तो सबको पता है। तो 0.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या दिया हुआ है? K 0.1 के पावर x, करेक्ट है ना? तो भाई हाउ मनी अननोन? अननोन तो 2 ही इन्वॉल्व हुआ, तो 2 अननोन के तो 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा, थर्ड इक्वेशन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, करेक्ट ना? तो देखिए, इनिशियल t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन A है, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर t इक्वल टू 0 का लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी t इक्वल टू 0 का मिलेगा, करेक्ट है? तो 4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू K 0.1 के पावर x, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। क्या यहाँ पे A लिख सकते हैं? 8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू K 0.2 के पावर x। आपको और भी ज़्यादा इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है या इतना से काम चल जाएगा? इतना से काम चल जाएगा। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट को अगर सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा एवरीवन? इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से अगर डिवाइड करेंगे तो ½ के पावर 1 इक्वल टू ½ के पावर x, इसका मतलब x इक्वल टू व्हाट? 1, मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कितना था? 1 था, करेक्ट? और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अब x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड कहीं भी पुट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? k। तो क्या यहाँ से k निकल जाएगा? तो यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे। k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.1 के पावर 1। तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻²। एक मिनट, 4 इंटू 10⁻², यूनिट क्या लिखें?
अगर यूनिट भी लिखना रहे तो क्या यूनिट लिखेंगे? ओनली टाइम इनवर्स, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 1 है ना, तो रेट कांस्टेंट यूनिट के लिए तो बताए तो थे। रेट टाइम 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? टाइम इनवर्स। टाइम देख लीजिए इसमें क्या लिया हुआ है, आवर में है या सेकंड में, किस में टाइम था, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? मिनट इनवर्स। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हटाएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक लाइन का थ्योरी है। ये थ्योरी नहीं, ये आप लोग खुद से भी कर सकते थे। यहाँ देखिए, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, सपोज कीजिए दिस वन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो R इक्वल टू के ए के पावर x और b के पावर y, करेक्ट है। अगर ए का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1, जितना भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है सबका अगर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? 1, देन R इक्वल टू क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। इसका मतलब है K निकालने का एक तरीका ये भी है। मान लेते किसी टाइम पे अगर आपको यहाँ पे, तो R दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बोलने का सेंस है कि सबका कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग किसके बराबर कर दें, कब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा? जब सारे कॉन्सेंट्रेशन हम लोग क्या ले लेंगे? 1 के बराबर ले लेंगे, ठीक है। तब रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों इक्वल हो जाएगा। एंड इस वजह से भी इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाइए। ये तो आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी सॉल्व कीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में सबके रेस्पेक्ट में कितना है? 1 ना। ए के रेस्पेक्ट में भी 1 है और बी के रेस्पेक्ट में भी 1 है। क्या बोला गया है? इफ़ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ ए एंड बी आर इंट्रोड्यूस, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, इनटू 1 लीटर फ्लास्क, द इनिशियल रेट वेयर, तो 1 × 10⁻² इक्वल टू के 1 के पावर 1 और 1 के पावर 1 कर दें। आपका कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, और ए का कितना मोल? 1, और बी का भी कितना मोल? तो 1 का पावर 1 × 1 के पावर 1, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? यही k का वैल्यू नजर आएगा। और k का यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या है? 2 है ना, तो k का यूनिट क्या रहेगा? और लिखना चाहेंगे तो 1 - n टाइम इनवर्स, राइट। कितना रहेगा? m का पावर -1 टाइम इनवर्स, तो लीटर पर मोल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, मोल पर लीटर रहेगा या लीटर पर मोल हो जाएगा? लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, मतलब यूनिट अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। इसका सेकंड पार्ट क्या है? इसका अंदर फर्स्ट लाइन का इंफॉर्मेशन से क्या मिला? के का वैल्यू मिल गया
और उसके बाद उसी को अप्लाई कर देंगे। व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, तो यहाँ पे सेकंड यही बोला गया है ना, कैलकुलेट द रेट व्हेन हाफ द रिएक्टेंट हैव कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो ए का 1 मोल लिए थे, बी का 1 मोल, हाफ कन्वर्ट होने का मतलब बचा कितना, कितना कन्वर्ट हुआ, उससे ज़्यादा इंपीडेंस से कितना बचा हुआ है, राइट। तब क्या रहेगा, R इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻², डायरेक्ट कर दें, हाफ के पावर 1 और हाफ के पावर 1 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 10⁻⁻², हाउ मच, 0.25 इंटू 10⁻⁻², मतलब 2.5 इंटू 10⁻, दिस आंसर। आंसर मैच नहीं करेगा कोई बात नहीं है, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप सबसे सॉल्व हो जाना चाहिए, जल्दी से फास्टली सॉल्व कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन का तो मैं एग्जाम्पल लेके थ्योरी समझाया था, अगर ध्यान से देखे होंगे तो। क्या इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से सॉल्व हो जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू। चलिए तो एक्स कितना हुआ आ गया है 1, और वाई कितना आ गया है 2, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 3। के का यूनिट लीटर टू मोल -2, देखिए मैंने सही लिखा, टाइम इनवर्स यही रहेगा ना, 1 - 3 इक्वल टू m का पावर -2। चलिए जितना फास्टली हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बोर्ड में का एग्जाम देने वाले बच्चे, ये बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स का पिछले 20 साल से टाइप प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है, बन तो जाएगा। तो बच्चा टाइप प्रॉब्लम है, बन गया है। तो एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाना स्टार्ट करना है।
आप में से किन से बन गया क्वेश्चन नंबर 4? ऑनलाइन स्टूडेंट? और नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा है? अब बन गया तो कैसे बन गया? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। यहाँ देखिए, जिनसे भी नहीं बन रहा होगा उनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता होगा। करेक्ट? यही प्रॉब्लम था ना कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए R = K N2O5 है। क्या है? N2O5 के पावर x, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स है, तब आप x मानिएगा। और एक मिनट, x का वैल्यू पता यहाँ देखना है, जिस टाइम का रेट ऑफ रिएक्शन उसी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन। K तो दिया हुआ है, K दिया हुआ है और A दिया हुआ है। A निकालने के लिए x का वैल्यू पता करना पड़ेगा। और कोई उपाय था यहाँ पे ऑर्डर ऑफ निकालने का? तो बताया था कि सो मेनी टाइम्स रेट कांस्टेंट का यूनिट देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन का यही खासियत था। इस क्वेश्चन का इसलिए जिनसे भी बना होगा वो ये बात डैम से स्ट्राइक किया होगा। अगर ये स्ट्राइक नहीं करेगा तो ये क्वेश्चन छोटा ही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं बनेगा आपसे। करेक्ट है ना? समझे नहीं समझे? पिछले क्लास में बताए थे, कहीं पे टिप्स दे रहे थे कि देखिए सो मेनी टाइम्स रेट कांस्टेंट का यूनिट से क्या निकल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब तो बन जाएगा सब। मेन पॉइंट तो यही था। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में आप साइड में लिख लीजिएगा, दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वी हैव टू फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन का यही खासियत था। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3 का क्या मुझे कल इसका क्वेश्चन नंबर 4 का मुझे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा या आप लोग निकाल लेंगे? हो जाएगा ना? अच्छा, ऑप्शन तो आइए, इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं हूँ। डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा, वही ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा। ऑप्शन इसमें ऑप्शन आप दिया हुआ है क्या? अच्छा, मेरे एग्जाम्पल में, बाकी किसी के असाइनमेंट में नहीं भी हो सकता है। ओके, तो चलिए जिनके असाइनमेंट में नहीं है ऑप्शन दिया हुआ, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिएगा। अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री रिएक्शन? बोलिए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ स्टेप फर्स्ट कितना रहेगा? 1। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ स्टेप सेकंड? स्टेप सेकंड का कितना हो जाएगा? 2। एंड व्हाट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन? मॉलिक्यूलरिटी, तो इसका मतलब जब ए रिएक्शन 2 स्टेप में ब्रेक होकर हो रहा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में खुद नेट रिएक्शन का खुद का कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब नेट रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड या नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड। व्हाट रेट लॉ इज प्रेडिक्टेड बाय दिस मैकेनिज्म? व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच वन इज द इंटरमीडिएट? क्या रहेगा? NO3 आपका रिएक्टेंट साइड में है, देखिए तो प्रोडक्ट साइड में, नेट रिएक्शन में खोजना है, प्रोडक्ट साइड में है
बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ है, मतलब ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ओके, ध्यान से देखेंगे तो रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन के किसको देखकर आरडीएस लिखेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन N2O5 के पावर 1 क्या रहेगा, यहां देखिए एक मिनट, R इक्वल टू के N2O5 के पावर 1, यहां तक सबको समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें कुछ समझाने के लिए। मान लेते हैं कि मेरा स्टेप था, इसी क्वेश्चन को यस एक मिनट, एक यहां देखिएगा, ये तो पिछले क्लास में थ्योरी ही पढ़ाए हैं कि किसी भी नेट रिएक्शन में, करेक्ट, नेट रिएक्शन को तोड़ को जो लिखते हैं वो क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये पूरा रिएक्शन तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फॉर द गिवन रिएक्शन 2N2O5 कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 4NO2 प्लस O2, ये मेरा दिस इज द नेट रिएक्शन, इज इट राइट। किसी भी नेट रिएक्शन को तोड़ को जिस स्टेप में हम लोग पढ़ते हैं उसी को रिएक्शन मैकेनिज्म। तो नेट रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जो हम लोग ब्रेक करते हैं, दैट इज एलिमेंट्री स्टेप। क्या है, तो एलिमेंट्री स्टेप का ही तो मॉलिक्यूलिटी होता है। पर आप मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे तो इतना बात करते रह गया था पिछले क्लास में, राइट। तो स्टेप 1 कौन सा है, N2O5। इस पूरे रिएक्शन को 2 स्टेप में ब्रेक किया गया है, NO2 प्लस NO3। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोला गया है, स्टेप फर्स्ट, और इसको स्लो बोल दिया गया है, स्लो और फास्ट ये तो आपको तो लैब में ही देखना पड़ेगा। और फिर रिएक्शन सेकंड क्या था, N2O5 प्लस NO3 कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 3NO2 प्लस O2, ये है स्टेप सेकंड, दिस वन इज व्हाट, फास्ट। तो पहला बात तो है कि मॉलिक्यूलिटी के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से आता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहां से आता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन किसको देखकर लिखते हैं, स्लोएस्ट स्टेप, राइट। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं स्लो स्टेप को देखकर लिखते हैं, बट क्या वो उसी स्टेप का सिर्फ होता है या वो नेट रिएक्शन का होता है, पूरे रिएक्शन का कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। बट मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन किसका होता है, नेट रिएक्शन का नहीं होता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो भाई तो एक एलिमेंट नाम ही दे दिए पहले से एलिमेंट्री रिएक्शन, तो 1 स्टेप रहेगा ही, तो उसका मॉलिक्यूलिटी क्या रहेगा, उसी स्टेप को देख कर लिखना है। बट इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलरिटी निकालने के लिए इज कंपलसरी कि कंपेयर करें फास्ट है या स्लो है। मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप का होता है, हर एलिमेंट्री स्टेप का, चाहे स्टेप फास्ट हो या स्लो हो, करेक्ट है ना। बोलते रहिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट। तो अभी आपको समझ में आया कि फर्स्ट स्टेप का इक्वेशन फर्स्ट का मॉलिक्यूलरिटी 1 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, राइट। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट इंडिकेट कर रहा है कि ओनली 1 पार्टिकल है, और ये पार्टिकल ही रिस्पॉन्सिबल है देने के लिए। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि जितना पार्टिकल कोलाइड करेगा मॉलिक्यूलरिटी के लिए, मैंने वहाँ पे एक लाइन ये भी बोला था साथ में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व और कोलाइड। समटाइम्स ऐसा होता है ना, एक 1 अमीबा कन्वर्टेड इनटू 2 अमीबा, 1 अमीबा कन्वर्टेड इनटू व्हाट है, यूनिसेलुलर। खुद में क्या इसको कोलाइड, इसको ब्रेक होने के लिए 2 अमीबा आने का रिक्वायरमेंट है, नहीं है भाई। एक न्यूक्लियस आपको पढ़ना है, फ्यूजन ब्रेक होना, लाइक यूरेनियम ब्रेक इनटू कुछ एंड कुछ जो भी रहेगा, तो 1 न्यूक्लियस कन्वर्टेड इनटू, तो हो सकता है कि सम टाइम्स जैसे आपको दिमाग में रहेगा ना सर एक पार्टिकल कैसे रहेगा, आप तो बोलते कोलाइड करके प्रोडक्ट देता है। सम टाइम्स कोई काम करने के लिए आप अकेले भी कैपेबल हैं, अकेले भी कर सकते हैं, करेक्ट। वैसे ही सम टाइम्स हो सकता है कि मेरा न्यूक्लियस है और ड्यू टू इंटरनल अनस्टेबिलिटी एक खुद से ब्रेक हो गया। क्या हो गया, ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इस पर बढ़िया पैराग्राफ का क्वेश्चन का आंसर देते थे। 1 यूरेनियम एटम पे फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से कोलाइड किए, राइट। वहाँ पे कैडमियम का रॉड लिए हुए हैं, हेवी वाटर लिए हुए हैं,
3 न्यूट्रॉन निकलेगा, 2 को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से 1 को रिलीज करेंगे। कंट्रोल क्या होने के लिए? फिजन कंट्रोल। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहता तो 1 से 3 मिलता न्यूट्रॉन और 3 पे जाता, बम्बार्डिंग करता, और फिर कितना मिलता? 9, और फिर 927 और 27 से 81 और उसके बाद 243 ऐसे एक्सपोनेंट क्या जीपी सीरीज में चला जाता, तो आपका कंट्रोल में रहेगा या ब्लास्ट कर जाएगा? एटम बम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप तो इस बात का तो तसल्ली है ना कि एलिमेंट्री स्टेप में एक पार्टिकल भी रिएक्शन करने के लिए कैपेबल हो सकता है। करेक्ट है ना? तो बताइए इस एलिमेंट्री स्टेप में कितना इसका कोफिशिएंट है? जो एलिमेंट्री स्टेप का जो कोफिशिएंट रहेगा उसी को मॉलिक्यूलिटी बोलेंगे। करेक्ट तो इसका मॉलिक्यूलिटी 1 और इसका मॉलिक्यूलिटी 2 रहेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या बोला गया है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलिटी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन भाई आपका ये है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, बट यहाँ पे जो 2 है, इस ओवरऑल रिएक्शन का ये जो 2 है, वो इस 2 से क्या आप डैम श्योर हैं कि इस स्टेप में दो पार्टिकल कोलाइड हो रहा है? एक क्या 2 ये बता रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल कोलाइड कर रहा है? नहीं बता रहा है। ये तो नेट रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का खुद का मॉलिक्यूलिटी नहीं होता है। करेक्ट। चलिए अब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, एक ऑनलाइन स्टूडेंट को थोड़ा डाउट है इसलिए इसको दोबारा बोल रहा हूँ। रेट लॉ एक्सप्रेशन के लिए आप क्या देखेंगे? तो R इक्वल टू के और n2 के पावर एलिमेंट्री स्टेप को देखकर जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, किसको? एलिमेंट्री स्टेप को, इसका कोफिशिएंट को आप ऑर्डर पावर में ले लीजिएगा। करेक्ट। तो यही इसका क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। करेक्ट है ना? तो चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इसी सेम क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को, यहां देखिएगा जो सस्पेंस था ना, वो यहां से थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट होगा। सस्पेंस ये था कि सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभी तक तो इतना ही ये लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलिटी ऑलवेज इंटीग्रल ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। राइट, वो सस्पेंस बरकरार है। तो इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। यहाँ देखना है एवरीवन, N2O5 NO2 प्लस NO3, और मान लेते हैं कि ये फास्ट है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, जो मैं सस्पेंस यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ऐसे मैंने इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया। N2O5 NO2 प्लस NO3, लेट अस सपोज ये दिया हुआ है और ये फास्ट है। क्या है? समटाइम्स रिवर्सिबल रिएक्शन भी तो क्विकली इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है। इक्विलिब्रियम पे आकर भी तो फास्ट रह सकता है, इधर जाना इधर आना। और ये इसका फर्स्ट स्टेप है, कौन सा है? और सेकेंड स्टेप था N2O5 प्लस NO3। क्या है? N2O5 प्लस NO3 कन्वर्टेड टू व्हाट? 3NO2 प्लस O2। इसको क्या बना दिए? स्लो बना दिए हैं। करेक्ट है ना एवरीवन? चलिए अब यहाँ देखिए, और इसका वैल्यू दिया हुआ है K3। करेक्ट। अब तब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? पूरा क्वेश्चन सुना कीजिएगा। N2O5। करेक्ट। तो आप तो सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन आप किसको देखकर लिखिएगा? तो क्या लिखे? K3 और क्या लिखेंगे? N2O5 के पावर 1 और NO3 के पावर 1। करेक्ट है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 कितना नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है। करेक्ट। और N2O5 के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 कितना है? 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, तो यहां पे 1 है। फिर आपसे पूछा जाएगा ओवरऑल रेट कांस्टेंट, तब क्या बोलेगा? K3। बट एक्चुअल में ये आंसर गलत है। अगर ओवरऑल रेट कांस्टेंट K3 गलत इसलिए है कि आप अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं
तो आप तो ऑलवेज स्लो स्टेप देखकर लिखेंगे। लिखने के बाद फॉर मोमेंट एक पल के लिए रुकना है। क्या करना है? और रुक वहाँ पे उस एक्सप्रेशन में देखना है कि जो भी आया है उसमें कोई इंटरमीडिएट तो नहीं आ गया। नहीं समझे बात को? तो एक इंटरमीडिएट आ गया है, मतलब पहले जैसा आप जानते हैं वैसा कीजिए। तो कैसा जानते हैं सर? स्लो स्टेप को देखकर लिख देना है, राइट, करेक्ट। और लेकिन स्लो स्टेप को देखकर लिखने के बाद एक बार रुकना है, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट है या नहीं है। और अगर इंटरमीडिएट है, और अगर ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि उस इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके टर्म में? तो कन्वर्ट करना है, करेक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिसके भी टर्म में इंटरमीडिएट को सिर्फ हटा देना है। किसके टर्म में? समझे या नहीं समझे बात को? मतलब आपका कोशिश क्या रहेगा, लेकिन सम टाइम्स ऐसा भी रहेगा, जैसे मेरे असाइनमेंट में ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, खास करके आपके स्कूल का ये आता है, ऐसा क्वेश्चन आता था आपके। अभी तो ऐसा टेस्ट होता नहीं है, बट प्री बोर्ड वगैरह में आ जाता था, ठीक है। तो उसमें इस तरीके का इंटरमीडिएट इन्वॉल्व कर दिया जाता था। तो एक्चुअल में यहाँ पे अब क्या करना है, लेकिन सम टाइम्स ऐसा हो सकता है कि चाहकर भी आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तब तो उपाय नहीं, रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, मतलब उस क्वेश्चन में ये जानबूझ के ऐसा हिंट दिया हुआ है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरमीडिएट किसके टर्म में? रिएक्टेंट। और तो इस क्वेश्चन से यहाँ पे ये भी सीखने को मिलेगा कि सम टाइम्स रेट लॉ एक्सप्रेशन में NO2 भी आ सकता, प्रोडक्ट भी आ सकता है किसी स्टेप का, हाँ या ना? किस चक्कर में आ जाएगा? इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करने के टाइम में, करेक्ट। तो अब चलिए, इसका मतलब है कि हम लोग का टारगेट क्या है? NO3 को इंटरमीडिएट है, क्या है? इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन से हटाना है। तो उसके लिए एक हिंट दिया हुआ है, और ये हिंट यहाँ पे है। यहाँ देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो पक्का पढ़ाया गया होगा। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू व्हाट? K1 बाई फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाई बैकवर्ड इक्वल टू कितना? क्या बोल सकते हैं? NO2 के पावर 1 और NO3 के पावर 1 और डिवाइड बाई N25 के पावर 1, करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग को रिप्लेस किसको करना है? NO3 को। तो NO3 को अगर रिप्लेस कर देंगे, करेक्ट है ना? तो NO3 को अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या मिल जाएगा? NO3 इक्वल टू, बोलिए, K1 बाई K2 N2O5 और डिवाइड बाई NO2। इस वैल्यू को यहाँ से उठाइए और इसमें ले जाकर रखिए, तब जाकर फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन मिलेगा, करेक्ट है। तो फाइनली क्या मिलेगा? R इक्वल टू K3 और इसके बदले क्या? K1 बाई K2 लिख दें, K1 बाई K2, और क्या हो जाएगा? N2O5 के पावर 1 रहेगा या 2 हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो N2O5 के पावर 2 और यहाँ पे डिवाइड बाई NO2 के पावर 1। इसका मतलब यहाँ नेट इस ये जो फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन मिला उसमें प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नजर आ रहा है, राइट। और उसके रेस्पेक्ट में क्या है? -1। और N2O5 के रेस्पेक्ट में कितना है? 2, करेक्ट। और यहाँ पे ओवरऑल रेट कांस्टेंट, इसको बोलेंगे ओवरऑल रेट कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? ओवरऑल रेट कांस्टेंट, करेक्ट, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको यहाँ पे अभी सिखाया है उस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन इससे पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कीजिए। देखिए, ये मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का यूज़ किया, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या बोल सकते हैं इस स्टेप के लिए? इसके पावर 1, इसका पावर 1 और डिवाइड बाई N2O5 का पावर 1, और यहाँ से मैंने NO3 का वैल्यू निकाल लिया। तो NO3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, K1 बाई K2 इंटू व्हाट? N2O5, ये वाला वैल्यू इधर आ गया, और डिवाइड बाई व्हाट? NO2 आ गया। तो मैंने किसका वैल्यू निकाला? मुझे किसको रिप्लेस करना था रेट लॉ एक्सप्रेशन से? इंटरमीडिएट को। किसको?
इंटरमीडिएट को। ठीक है, चलिए ये तो ऐसे ही बिना पेन उठाए आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन? किस किस स्टेप को जोड़ेंगे तो आपका नेट रिएक्शन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भाई अब इसमें नहीं दिमाग लाना है, हो गया क्वेश्चन। अच्छा लिख लीजिए। बोलिए कहाँ पे डाउट है? सर ये जो हमने लिखा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें कैसे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 कितना बोलिएगा? 2 बोलेंगे। यहाँ देखते तो कितना नजर आता? 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO2 क्या बोलिएगा? -1 ना, ऊपर जाएगा ना, तो डिनोटेड में है। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ क्या रहेगा? 2 - 1 = व्हाट? 1। करेक्ट। देखिए इस टाइप का सिचुएशन आने का चांस कम है, बट कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन? किसको ऐड करते हैं तो नेट रिएक्शन मिलता है? सारे एलिमेंट्री स्टेप को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? नेट रिएक्शन। ये हो गया। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट। विच वन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट? nascent oxygen, nascent. What is the molecularity of each elementary reaction? 1 and 1. What is the molecularity of overall reaction? Not defined. चलिए इसमें तो कुछ करना है नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी इस केस में मॉलिक्यूलरिटी ऑफ सेकेंड स्टेप इज 2। एक हो गया N2 और एक हो गया नेसेंट ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ सेकेंड स्टेप इज व्हाट? रिएक्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ, शायद वहाँ पे उतना बढ़िया से प्रिंट में नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ देखें NO3 2NO + O2 कन्वर्टेड इनटू 2NO2। ये मेरा नेट रिएक्शन है, राइट। और NO + O2 ये दिया हुआ है ना फास्ट इक्विलिब्रियम, करेक्ट। NO3 ये है फास्ट और इसका वैल्यू है स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा K1 और ये K2 और NO3 + NO नहीं लगता कि डायरेक्टली डिटो इसी टाइप का प्रॉब्लम है। 2NO2 ये क्या है? स्लो है। पहला तो ये बोलिए कि विच वन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। सब लोग यहाँ देखिएगा सॉल्यूशन में। अरे K3 दिया हुआ है, रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब मैंने जो दिया उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट? NO3 और फर्स्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2, सेकेंड स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2, करेक्ट। बट हम लोग RDS किसको देखकर लिखेंगे? स्लो स्टेप। तो R = K3। यहां ध्यान देंगे। अब एक मिनट रुकिएगा भाई, यहाँ पे अगर इस चीज़ पे अगर हम लोग इतना नहीं रुकते और तब मेन एग्जाम में, इवन आपका बोर्ड का एग्जाम में ही अगर यहाँ पे नहीं रुकते तब तो आपसे पूछा जाता व्हाट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, आप बोलते 0। ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पे। पूछ सकते थे ना कि व्हाट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, बोलिए हाँ या ना कुछ, तो क्या बोलते हैं? 0, राइट। फिर पूछते व्हाट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO, तब बोलते 1। व्हाट द ओवरऑल रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं? K3।
लेकिन आपको अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ाया, मैंने बताया कि नो डाउट रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग स्लो स्टेप को देखकर लिखेंगे, करेक्ट, बट फिर श्योर होने के लिए थोड़ा रुकेंगे। किस बात के श्योरिटी के लिए? कि उसमें कहीं इंटरमीडिएट तो नहीं आ गया। और अगर इंटरमीडिएट को कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कोर्स में कुछ हिंट दिया हुआ है, तो कन्वर्ट कर लेना है। किसके टर्म में? जनरली रिएक्टेंट के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। लेकिन सम टाइम देखते हैं प्रोडक्ट भी आ जाता है, इससे पहले वाले में आ गया है। तो चलिए अब आपको किसको रिप्लेस कर देना है? सर किसी तरीके से NO3 रिप्लेस हो जाएगा तो रियल पिक्चर नजर आएगा, करेक्ट। तो इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, हाँ या ना? क्या लिखेंगे? K इक्विलिब्रियम इक्वल टू व्हाट? K1 बाई K2, करेक्ट है ना? इक्वल टू व्हाट? NO3 और डिवाइडेड बाई NO3 के पावर 1 के लिए पूछना है। आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन, 12th वाले तो पढ़ा चुके हैं, इसी साल पढ़ाए हैं। और आपको 11th में थोड़ा पता होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है। इतना तो जानते होंगे K इक्विलिब्रियम इक्वल टू इसका जो पावर रहता है, इसका कोएफिशिएंट का पावर 1 कर देते हैं, बस इतना ही जानिए। और डिवाइडेड बाई NO और क्या है? O2। देन NO3 इक्वल टू व्हाट? NO3 इक्वल टू, इसको इक्वेशन ए बोल देते हैं, ठीक है, इक्वल टू देखिए बर्निल K1 बाई K2 इंटू व्हाट? NO इंटू O2। अब यहाँ से NO3 की वैल्यू उठाइए और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, करेक्ट। पुट द वैल्यू ऑफ NO3 फ्रॉम इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। कितना हो जाएगा? तो R इक्वल टू K3 K1 बाई K2, करेक्ट है, एंड टू व्हाट? NO2। ए बोलिए, यहाँ से यहाँ तक आपने किसके बदले लिख दिया है? और पहले से भी तो एक NO है। अब क्या हो जाएगा? दिस इज द फाइनल योर रेट लॉ एक्सप्रेशन, करेक्ट, हाँ ना? कुछ बोलिए आप। ओके, तो R इक्वल टू एक K3 था ना, तो K1 K3 बाई K2 क्या हो जाएगा? NO के पावर 2 NO2 के पावर। अब देखिए, अब आप बच गए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO, अब आंसर क्या रहेगा? 2 रहेगा। लेकिन सिर्फ यहाँ से ही जल्दीबाजी में आंसर देते तब क्या रहता? 1। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन यहाँ देखकर बोलते तब क्या लिखते? 0। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन 1। यहाँ दिख के लिखते और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या नहीं रहता? 2। करेक्ट आंसर इज 3। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 3 रहेगा। ओवरऑल रेट कांस्टेंट आप लिखते K3, बट आंसर क्या रहेगा? इस यहाँ तक सस्पेंस खत्म हुआ, करेक्ट। तो अब बताइए, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन जिस स्टेप को देखकर आपने लिखा है, यहाँ सब लोग देखेंगे उसका मॉलिक्यूलिटी और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या इक्वल है? इसका मॉलिक्यूलिटी इस स्टेप का है 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया है? इक्वल हुआ। तो यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ रहा होगा? इंटरमीडिएट आ गया होगा। 1 मिनट और इसमें इंटरेस्टिंग रहेगा कि मान लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया? आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे ऐसा रहता NO3 का स्क्वायर, अभी है नहीं, समझाने के लिए क्या रहता? हो सकता है ना कि NO3 का कोफिशिएंट 2 रहता। मान लेते हैं यहाँ पे NO3 का कोफिशिएंट क्या रहता? 2 रहता। कुछ ऐसा हम लोग हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, तब तो यहाँ पे NO3 का स्क्वायर रहता। तब NO3 के लिए करते तो क्या होता? रूट। क्या रहता? रूट। और रूट का मतलब हाफ। अब फ्रैक्शन आ जाएगा। अब समझो फ्रैक्शन क्यों आ जाता है, किसके चक्कर में आ जाता है? इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। रूट आ गया, 1/3 आ गया। समटाइम्स निगेटिव भी हो सकता है, करेक्ट। या समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता था कि NO3 को रिप्लेस किए और यहाँ पे O2/NO आ जाता, लेट अस सपोज। तब वहाँ जाकर NO ने आपस में क्या होता है? कैंसिल। NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑप्शन क्या नहीं रहता? 0। करेक्ट है। तो सबका सस्पेंस खत्म हुआ, समझ में आ गया है? याद रहेगा अगला 5 मंथ के लिए।
चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिए। आज क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये मेरा नेट रिएक्शन है, करेक्ट? ये क्या है? नेट रिएक्शन। ये आपको नहीं था कि सर ये रिएक्शन तो हम लोग को हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन का मैकेनिज्म का याद दिला रहा है। रेट इनिशिएशन स्टेप, फिर चेन प्रोपेगेशन, इनिशिएशन, उसके बाद चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का 2 स्टेप था, एक दूसरे में होते रहता था, राइट? और फिर चेन टर्मिनेशन, करेक्ट? एनीवे, तो स्टेप फर्स्ट है Cl2 कन्वर्ट इनटू व्हाट? 2Cl रेडिकल, क्या लिखेंगे? 2Cl। इसका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, K1 K2 ना देके क्या दे दिया है? K इक्विलिब्रियम। स्टेप फर्स्ट है। सेकेंड स्टेप है Cl रेडिकल अब प्लस CHCl3 कन्वर्टेड इनटू, इसका K1 दिया हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ दिया है मतलब फॉरवर्ड का, किसका दिया हुआ है? फॉरवर्ड का। HCl अब प्लस CCl3 रेडिकल, इसको बोला गया है फास्ट और इसको बोला गया है स्लो। और एक स्टेप और दिया हुआ है, थर्ड स्टेप, Cl रेडिकल अब प्लस CCl3, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। CCl4, ए है फास्ट। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है? व्हाट रेट लॉ प्रेडिक्टेड बाय दिस मैकेनिज्म। व्हाट रेट लॉ प्रेडिक्शन का मतलब है कि आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, करेक्ट? ऐसे फर्स्ट स्टेप के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलिटी 1 कितना है? सेकेंड स्टेप के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलिटी 2 और थर्ड स्टेप के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूलिटी 2। इसका मतलब देखते हैं कि जो एलिमेंट्री स्टेप है, क्या एक मिनट रुकिए, एलिमेंट्री स्टेप में कोफिशिएंट ऑलवेज इंटीग्रल रहता है, राइट? क्योंकि मॉलिक्यूलिटी सिर्फ क्या हो सकता है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शन या निगेटिव नहीं होता है। ये मैंने जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है? लिखा जाए, बनाया जाए। तो लिखिए तो सही रेट लॉ एक्सप्रेशन, पेन तो चलाना पड़ेगा। एक मिनट, इक्विलिब्रियम के लिए K1 K2 इक्वल थे या RF इक्वल टू RB बोले थे? K1 K2 तो इक्वल नहीं बोले थे। मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को यहाँ पे बिना क्लास का पूरा दिन बैठा दें, क्या पूरा फिजिकल के सुबह शाम तक फार्मूला रटिए, शॉर्ट नोट्स। क्लास नहीं है, बैठ के रटिए। मतलब कैसे रिवीजन नहीं होता है? इतना टाइम क्यों लगता है भाई? सर लाहे लाहे कर रहे हैं, नहीं धीरे धीरे हो रहा है, फटाफट कवर कर लीजिए, टाइम निकलते देर लगेगा। देखिए मैं तो ऑक्यूपाइड रहूँगा, मैं बिजी हूँ, आपको टेंटेटिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर तो व्हाट्सअप कर नहीं रहे हैं, ना ही कॉल कर रहे हैं, बढ़िया है, और आप ही नहीं रहे हैं सुबह सुबह। मैं समझा रहा हूँ, डांट नहीं रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिए।
हो गया, इसमें फ्रैक्शन आया। अब समझ आ गया फ्रैक्शन का क्या गेम है। यस, देखिए स्टूडेंट, जैसे जैसे सिलेबस कवर होता है ना, वैसे से अंदर से एकदम एक अलग हैप्पीनेस भी आता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। अच्छा एक कवर हो गया, एक कवर हो गया, मतलब वो चीज़ ही आपको रैंक दिलवाएगा। अच्छा एक कवर हो गया, आप तरीके से केम का काइंड का हेडक था, स्टार्ट होने का मतलब ख़त्म होना होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पहला क्लास किसी भी चैप्टर का मैथ थोड़ा स्लो रहता है, ऐसे भी इनर्सिया ही नहीं बन पाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, धीरे धीरे एक बार मोमेंटम क्लास का बन गया, जैसे एल्डिहाइड के आराम से स्टार्ट कर रहे थे, अब बिल्कुल मोमेंटम बन गया। क्या तो कोई चैप्टर पढ़ते पढ़ते एनएलएम का ही आपको नहीं था कि 25 क्वेश्चन बनाते बनाते सारा क्वेश्चन का स्ट्राइकिंग रेट सेम हो जाएगा। तब रिवीजन के टाइम पे अगर आपको लगता है कि रेस एंड मोशन का रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और आपने रिवीजन कर लिया मेरा क्लास नोट्स का प्रॉब्लम जो भी टीचर से पढ़े हैं, और 30 प्रॉब्लम बनाते होते जेई मेन का ऐप बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं, और आपको लगता है कि अब अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, करेक्ट, छोड़ दीजिए फिर। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आप बन जाएगा, 50 जेई मेन टाइप का प्रॉब्लम बना लिए, आया हुआ ऑलरेडी, ठीक है, अब दूसरा चैप्टर करते हैं, फिर मौका मिलेगा तो जहाँ तक किए दोबारा अगर मौका मिलेगा तो कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर में को खींच रहे हैं और सिलेबस ही आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी के टाइम पे है 3 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस को रोटेट कर जाना है। रोटेशन तभी होगा जब थोड़ा थोड़ा उठाइएगा। बायो का आप चारों बुक बनाकर रिवीजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा है कि आपको जो रिसेंट जो 10 साल में आया हुआ क्वेश्चन नीट का है उसको देखकर आगे बढ़ जाइए, और खुद पे भरोसा रखिए कि 50 प्रॉब्लम अगर मेरे से बन गया है, 50 बन गया तो 51th प्रॉब्लम पे भी मैं स्ट्राइक कर सकता हूँ। ये बात का कॉन्फिडेंस तो आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 500 प्रॉब्लम बनाकर कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब फिर आप उस क्वालिटी के हैं ही नहीं। इसी चैप्टर में 500 प्रॉब्लम बनाकर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम पे सोच पाएंगे, मतलब प्रॉब्लम के पीछे आप भाग रहे हैं, तो लास्ट मिनट तो होना पड़ेगा। इसलिए सर्टेन प्रॉब्लम, लेकिन सर्टेन में ये नहीं कि सर आपने बोला था 50 में 10 में ही कॉन्फिडेंस आ गया, वो भी खराब है। सर्टेन प्रॉब्लम बनाने से आपको स्पीड अप भी तो होना पड़ेगा। एनीवे, चलिए यहाँ देखिए तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, K1 Cl रेडिकल के पावर 1 एंड CH Cl3 के पावर 1। बट Cl रेडिकल नेट रिएक्शन में है क्या? नहीं है, मतलब Cl रेडिकल मेरा इंटरमीडिएट है, करेक्ट, फ्री रेडिकल। तो आप Cl रेडिकल को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं लेता कि थर्ड स्टेप नहीं भी देते तो काम चल जाता, जब कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम इक्वल टू व्हाट, Cl रेडिकल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Cl2 के पावर 1। तो Cl रेडिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, रूट ओवर K इक्विलिब्रियम एंड Cl2 का पावर हाफ, Cl2 का पावर हाफ। अब Cl रेडिकल का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो R इक्वल टू फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन रहेगा K1 रूट ओवर K इक्विलिब्रियम इनटू बोलिए Cl2 का पावर हाफ इनटू व्हाट CaCl3। अब ये फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में ये है रिएक्टेंट, तो अगर सिर्फ इस यहाँ से आंसर देते हैं तो Cl2 के रेस्पेक्ट में, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 दिखता, बट क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, हाफ। क्लोरोफॉर्म के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2, फ्रैक्शन है, क्या है 3/2। तब समझ आ गया कि फ्रैक्शन क्यों आ जाता है। इसलिए मैंने वहाँ पे बोला था कि यार किस ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन है तो डैम श्योर इंटरमीडिएट रहा होगा, बट इसका रिवर्स हो भी सकता है। और अगर इंटरमीडिएट है तो ये कंपलसरी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलवेज फ्रैक्शन आएगा। जैसे इससे पहले के एग्जाम्पल में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या फ्रैक्शन में आया, जबकि इंटरमीडिएट था। लेकिन अगर फ्रैक्शन आता है मतलब डैम श्योर इंटरमीडिएट है, करेक्ट है ना। चलिए, तो बहुत छोटा छोटा सा बात हम लोग, भाई ये अब अभी आसान लग रहा है, नहीं जानते तभी ये टफ था, करेक्ट। चलिए अब लिखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ।
यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो इधर उधर किए तो पता चला पूरा गायब हो गया। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में फर्स्ट ऑर्डर का पूरा थ्योरी और रेडियो एक्टिविटी का रेट लॉ अलग थ्योरी चलेगा या डिट्टो सेम रहेगा? डिट्टो सेम रहेगा, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है? दिस इज द वजह कि जब मैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ाते रहूँगा तो यहाँ का चीज़ों को यूज़ करूँगा वहाँ पे, ठीक है। एनीवे, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखिए, हाउ ब्रैकेट में, हाउ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, हाउ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम। मतलब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक आप कितना लॉ पढ़े हैं? एक डिफरेंशियल रेट लॉ, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन, और दोनों को कंबाइन, दोनों के हेल्प से निकाल रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेट। और कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अब मैं खुद से ही सपोज कर रहा हूँ, लेट गिवन रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं क्या कर रहा हूँ? लेट गिवन रिएक्शन इज व्हाट? जीरो ऑर्डर। मैंने खुद से मान लिया, ठीक है। तो इस कैटेगरी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जीरो ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, और सिंपल सेकंड ऑर्डर पढ़ना है, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑर्डर पढ़ना है। थर्ड ऑर्डर तक आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन, मैं नहीं बोला कि थर्ड ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा, ऑब्वियसली ओवरऑल ऑर्डर ऑफ थर्ड हो सकता है, 3 हो सकता है, राइट। बट इस यहाँ से जो एक्सप्रेशन वो आपको मैक्सिमम 2 तक ही आएगा, ठीक है। ये तो यहाँ तक याद रखने से भी काम चल जाएगा। और उसमें भी स्पेशली सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है ना। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, ए कन्वर्टेड टू व्हाट? प्रोडक्ट, करेक्ट है ना। और इसका रेट कांस्टेंट क्या मानते हैं? के। यहाँ देखिए, इसका 1 मोल से इसका कितना मोल बनेगा? आपको कैसे पता है कि प्रोडक्ट में कोफिशिएंट 1 है? छिपा हुआ है ना भाई, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। प्रोडक्ट में क्या है नहीं पता है, B + C है या 2B + C है, राइट। तो सर ये तो अच्छा मजाक था न्यू ईयर पे। तो ये RCM के ऑब्जेक्टिव में ऐसा मजाक है, तो वही मजाक मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। तो पूछा जाता है भाई, नॉट डिफाइंड, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट, यही बोलेंगे ना, एक ऑप्शन एब्सोल्यूट रहता है। एनीवे, अब बताइए इसका कोफिशिएंट कितना? इसका तो बता सकते हैं, 1 है। तो सर इसका कोफिशिएंट का रिक्वायरमेंट क्या है? तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने के टाइम पे रिक्वायरमेंट होता है, राइट। तो R = क्या लिखेंगे? 1/, अब यहाँ पे 1/, करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, dA/dt। ये कौन सा लॉ हो गया? डिफरेंशियल रेट लॉ, करेक्ट। और रेट लॉ एक्सप्रेशन से कैसे क्या लिखिएगा? R = K, A के पावर, पहले ही बोल दिए हैं जीरो ऑर्डर है। क्या बोल दिए हैं? रिएक्टेंट तो एक ही है, रिएक्टेंट कितना लिया हूँ? अगर 2 भी रहता तो सबके रेस्पेक्ट में क्या रहता? 0 0। लेकिन यहाँ पे इस जीरो ऑर्डर में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 1 ऑफ द रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट रहने से ऐसा हो सकता है, एक के पावर 1 और दूसरे के पावर -1, तो ओवरऑल क्या रहेगा? 0। एनीवे, तो यहाँ पे जो माने हैं तो अब 1 नहीं करेंगे, करेक्ट, क्योंकि ये देने का मतलब है कि अभी आपको ये पता है नहीं है। 1 मिनट, इसका कोफिशिएंट 1 है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया है, पता है कि नहीं? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? इसका मतलब है कि ये नेट रिएक्शन नहीं रहा होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं रहा होगा, हाँ या ना। ये अगर एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो पक्का क्या होता? 1 रहता। नहीं समझे बात को? ओके। तो R = क्या हो गया? चलिए,
अब इक्वेशन सेकेंड पे गौर से देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इज इट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब है कि यार कैटलिस्ट और टेम्परेचर नहीं यूज़ किया जाए, अगर टेम्परेचर को चेंज नहीं किया जाए और साथ में क्या नहीं यूज़ किया जाए, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को थोड़ा कम और ज़्यादा करता है। आगे चल के पढ़ेंगे के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर। तो नहीं था कि एट ए गिवन टेम्परेचर विदाउट कैटलिस्ट आर का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू किसके बराबर है, के के बराबर। करेक्ट है ना। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर के को फिक्स कर दिया जाए, और के को किससे क्या फिक्स करके फिक्स कर देंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट और विदाउट यूज ऑफ कैटलिस्ट। करेक्ट है ना। तो लिखिए, चेक लाइन लिखिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वो है ही नहीं एक्सप्रेशन में। डज नॉट डिपेंड ऑन concentration of reactant. Okay, and at a given temperature, rate of reaction of zero order is constant. Rate of reaction of zero order is constant, which is equal to K. At a given temperature बोले हैं और बाकी कुछ बात नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। अगर कैटलिस्ट यूज करना रहता है तो बोला जाता है कि रिएक्शन को क्या किया गया, कैटेलाइज किया गया। ठीक है। एट ए गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट वैल्यू किसके बराबर रहेगा, के के बराबर रहेगा। यहां देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड के हेल्प से R इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं, के दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं ना। तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी टी। करेक्ट। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। करेक्ट है ना। और इंटीग्रेशन का लिमिट मेरी मर्जी है, टी नॉट से टी तो सी नॉट से सी बोलेंगे। टी नॉट से टी इट कंपलसरी कि ऑलवेज लिमिट जीरो से लिया जाए। दूसरी बात है कि यहाँ पे मैं जीरो लूँगा, बट कहीं पे अगर रिक्वायरमेंट होगा कि 2 सेकेंड से टी टाइम तक, तो यहाँ पे 2 सेकेंड, तो उसी सेकेंड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पुट कर देंगे। यही तो रूल है इंटीग्रेशन का। बट अभी के लिए 0 से टी तो क्या लिखेंगे, सी नॉट से सी। करेक्ट है, ठीक है ना। डीए का इंटीग्रेशन कितना, ए। ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट सुन रहे हैं, के टी तो क्या हो जाएगा, बीच में से पूछते रहना पड़ता है जागे हुए तो है ना। और इसमें तो 3 बैच के स्टूडेंट हैं, 12th ओल्ड 12th न्यू। और उसके बाद तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू अटेंडेंस 100+ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 150+ होना चाहिए। थैंक गॉड कि 150+ नहीं है, नहीं तो जूम को मुझे अपग्रेड करके पर मंथ कम से कम तो 20,000 खर्च करना पड़ता। लेकिन मैं दिल की ख्वाहिश मेरा ये, मैं नहीं चाहता हूँ कि नहीं रहे, मैं चाहता हूँ कि रहे। बट जूम में कैटेगरी है कि उसमें जैसे ही 100 से ज़्यादा कीजिएगा ना तो वो अपर बिजनेस क्लास में चला जाता है, वो बिजनेस क्लास में नहीं रहता है। और फिर उसका पर मंथ का कॉस्ट 18,000 पर मंथ जाता है। अभी है 1500 पर मंथ। कितना हो जाएगा, कितना टाइम ज़्यादा भाई, मोटामोटी 15 टाइम्स ज़्यादा हो गया, 16-17 टाइम्स। बट फिर भी सारे बच्चों को रहना चाहिए था।
40, तो 40 में 2 तो मैं ही हूँ, 38। वो लोग वीडियो देख के वो लोग भी हंसते होंगे, सर हम ही को बोल रहे हैं राइट, लिखने के टाइम पे मतलब किसी को शेयर नहीं करते होंगे लेकिन सोचते रहते होंगे, राइट। करना चाहिए। अब मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूँ भाई, अब उसमें तो क्या कर सकते हैं, लेकिन बहुत फोर्सिंग कंडीशन कर भी नहीं सकते, थोड़ा डर लगता रहता है, सेफ भी रहा जाए। माइनस के टी, राइट। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, जिसको भी बॉक्स कर रहे हैं वो आपका शॉर्ट नोट्स में रहेगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता कि आप डिराइव कर लीजिएगा, ठीक है, तो रेडीमेड याद रखिएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, एक किसका कॉन्सेंट्रेशन है, जीरो ऑर्डर नहीं बोलते हैं, बोलते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन किसका है, यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए, T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन क्या था, C नॉट था, और T इक्वल टू T पे क्या है, तो C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम T। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, खर्च हो गया वो या बचा हुआ है वो, बचा हुआ, लिखिए C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग, कंज्यूम नहीं, रिमेनिंग एट टाइम T। करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि ये कैसा इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन है। ऑल लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, तो ए हो, एक काम करेगा बाई का, ए एक्स का, ए इंटरसेप्ट का और ए स्लोप का। इसका मतलब है कि ग्राफिकली अगर देखा जाए, यहाँ देखिए, ग्राफिकली देखिएगा तो C वर्सेस T, और C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T, जो एट एनी टाइम T बोलते हैं मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग, राइट, का कैसा ग्राफ रहेगा स्टूडेंट, T इक्वल टू 0 पे क्या था, C नॉट, यहाँ क्या है, यहाँ से ऊपर जाए या नीचे आए, तो बताए तो थे कि रिएक्टेंट का डिक्रीज करता है, बट डिक्रीज करने का फर्स्ट क्लास में ऐसे दिखाए थे, नहीं पता था कि वो इक्वेशन लीनियर था, पता हो गया जीरो ऑर्डर में लीनियर रहेगा, तो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। और ये थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू m, और m इक्वल टू व्हाट, तो बहुत बार क्या जाएगा कि यहाँ आपका थीटा दिया रहेगा, तो थीटा दिया रहेगा तो क्या निकल जाएगा, कैसे, थीटा दिया रहेगा, tan थीटा इक्वल टू माइनस के लिखिएगा, के मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा, माइनस के, ठीक है। और जीरो ऑर्डर है तो यूनिट हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये बोल सकते हैं मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ओके एवरीवन, इसको हटाया जाए यहाँ से, ध्यान से देखिएगा, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा, एक तरीका ऐसे भी रहेगा, T इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन A, करेक्ट, क्या है A, और T इक्वल टू T पे यहाँ से X चला गया, क्या चला गया, तो कितना बना वो मुझे नहीं, वो हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट दिया ही नहीं। तो X क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, X क्या है सर, जितना खत्म हुआ, तो खत्म होकर बना क्या, कितना प्रोडक्ट बना वो नहीं बता सकते हैं, बट ये तो बोल सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, राइट। तो X है, लिखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब यहां देखिएगा, तो दोनों इक्वेशन आपके सामने है,
क्या ए के लिए सी नॉट लिख सकते हैं? ए इक्वल टू व्हाट? और ए माइनस एक्स इक्वल टू सी लिख सकते हैं, करेक्ट है ना? तो इसमें पुट कर दीजिए, c इक्वल टू क्या था? c इक्वल टू माइनस के टी प्लस वाट सी नॉट। एक्चुअली मुझे ग्राफ चाहिए था, इक्वेशन चाहिए था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का। दो ग्राफ बताए थे ना। रिएक्टेंट का क्या होता है? कम उतरता है, प्रोडक्ट का। तो एक्चुअल में यहाँ पे मुझे चाहिए हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना कन्वर्ट हो रहा है? एक्स ना, टी टाइम पे कितना कन्वर्ट हुआ है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट? माइनस के टी प्लस ए और ए। हो जाएगा ना? तो बहुत जगह ऐसा काम करूँगा, कभी इस फॉर्मेट में और कभी इस फॉर्मेट में, जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा जिसका भी। अब बताइए एक्स वर्सेस टी का ग्राफ क्या होगा? बट एक्स यहाँ पे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, माइंड इट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बोलने के लिए तो मुझे प्रोडक्ट में कौन है, उसका कोफिशिएंट क्या है, वो चाहिए होगा, राइट? मान लेते हैं ए कन्वर्टेड टू 2b, तो यहाँ पे 2x रहता ना, कितना रहता? 2x। इसलिए ये नहीं बोल सकते अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये बोलेंगे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ क्या रहेगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और t इक्वल टू 0 पे x क्या है? होना भी चाहिए था 0, क्योंकि t इक्वल टू रिएक्टेंट का कोई भी अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था, करेक्ट? अरे कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट? ये नहीं कि सर जाते रहेगा, नॉट लाइक दैट। जहाँ पे x बिकम्स a, जहाँ पे x बिकम्स व्हाट, यहाँ से खर्च हो रहा है भाई, तो मैक्सिमम में कितना खर्च होगा? आपके पास 100 रुपया ही है, पहले 10 खर्च किए, फिर 15 खर्च किए, और 100 ही है, मैक्सिमम आप 100 ही खर्च कर सकते हैं। तो इसका अमाउंट क्या है? तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ये हो सकता है, करेक्ट? ठीक है ना? यहाँ चलिए, अब ये सब बात नहीं करना है। आप भी अब मेरे साथ मजाक करना स्टार्ट कर दिए। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं इसमें सर उधार नहीं चलता है। हम लोग तो मजाक करते हैं आपको समझा देने के लिए। चलिए देखेंगे। कोरोना के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं चलता है, पहले चलता भी था क्रेडिट, राइट? देखते नहीं लिखा रहता है शॉप पे, आज नगद कल उधार। कल जाइए तो फिर से कल लिखा रहेगा, तो कल कल बोलते रहेगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए हेडिंग बनाइए, हाफ लाइफ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? आधा जीवन। चलिए, नहीं, अब ठीक है, वो तो सही बात है कि आप लोग इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए, बट रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम टेकन बाय रिएक्शन व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। करेक्ट है ना? मजाक अपनी जगह पे था। अब लिखिए एक लाइन, टाइम टेकन बाय रिएक्शन when half of the reactant converted into product.
टाइम टेकन बाय रिएक्शन व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। करेक्ट है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा। तो ये तो जनरल में हाफ लाइफ का डिफिनेशन बोल दिया, बट हम लोग पढ़ तो रहे हैं जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का करेक्ट है। तो इक्वेशन क्या था, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रटे रहिएगा। चलिए सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग एट टाइम टी। अगर सी का वैल्यू सी नॉट बाई टू हो जाए, क्या हो जाए, यहाँ पे सी नॉट क्या था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर सी का वैल्यू सी नॉट बाई टू के बराबर हो जाए, मतलब रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है, हाफ। तो हाफ क्या हो गया, खर्च हो गया। तो यहाँ पे सी के बदले सी नॉट बाई टू लिखेंगे, तो यहाँ पे टी के बदले क्या लिखेंगे, टी हाफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टी हाफ। लिखिए, इफ सी इक्वल टू सी नॉट बाई टू देन टी बिकम्स व्हाट, टी हाफ। ठीक है ना, इतना तो आसान है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, सी नॉट बाई टू माइनस के टी हाफ अब प्लस व्हाट, सी नॉट, देन के टी हाफ इक्वल टू क्या, देखो यहां तक सही है। करेक्ट है ना। देन टी हाफ इक्वल टू सी नोट बाई टू के। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इज इट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। डिपेंड तो करता है सी नोट, तो सी नोट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। करेक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, बट हाफ लाइफ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, एक मिनट, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का खासियत ये है, यहाँ देखिए कि आप 1000 मोल पर लीटर लीजिए तब रेट ऑफ रिएक्शन, और 10 मोल पर लीटर लीजिए तब रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। करेक्ट, ये बात समझ में आ गया। तो वो अलग मैटर था, लेकिन 1000 मोल पर लीटर लेंगे तो उसका 1000 से 500 तक आने में, इनिशियल तो 1000 हो गया ना, 1000 से 500 आना ही उसका हाफ लाइफ कहलाएगा। और 10 लिए तो 10 से 5 आना क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ। तो 1000 से 500 आने में जो टाइम लगेगा और 10 से 5 तक आने में जो टाइम लगेगा, सेम टाइम रहेगा या अलग अलग टाइम रहेगा, अलग रहेगा। यहाँ पे 1000 लिखिएगा जब 1000 रहेगा, तो यहाँ पे 10 लिखिएगा जब 10 रहेगा। करेक्ट। तो नहीं लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इज इट हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर इज आर सेम व्हेन इनिशियल फॉर एनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। करेक्ट। जैसे आप लैब में काम कर रहे हैं, आपको जीरो ऑर्डर पे काम करना है, आप 10 मोल पर लीटर लिए, आपके बगल वाले स्टूडेंट 100 मोल पर लीटर लिए, तो क्या दोनों का काम सेम टाइम में फिनिश होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है। वैसा हाँ, एक मिनट स्टूडेंट, आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, मैं आपको टाइम देता हूँ। वैसा एक जगह मिलेगा जहाँ पे कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन ले हाफ लाइफ सेम रहेगा। कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। करेक्ट। हाँ बोलिए स्टूडेंट, बोलिए। तो हाफ टाइम में कॉन्सेंट, वही तो हाफ लाइफ का डिफिनेशन है। व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, प्रोडक्ट। व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो हाफ ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो बाकी तो आधा ही बचा हुआ, हाफ ही बचा हुआ है ना, तो उसी का तो नाम क्या है, हाफ लाइफ। तो इस डिफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उस डिफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट। क्या बोले, टाइम, ओ देखिए इनका क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनिएगा। इनका क्वेश्चन है कि सर टोटल टाइम अगर रिएक्शन खत्म होने का 100 आवर है
तो हाफ रिएक्शन खत्म होने में 50 आवर लगेगा, करेक्ट। मे और मे नॉट, मे और ऐसा हो भी सकता और जीरो ऑर्डर में ऐसा होगा, जीरो ऑर्डर में, क्योंकि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सी नॉट है। ऐसा लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं, वैसा लीनियर इक्वेशन जो कहाँ से पास करे, ओरिजिन से। बट मान लेते हैं टी हाफ इक्वल टू ऐसा रहता सी नॉट का स्क्वायर बाई 2k, सी नॉट का स्क्वायर बाई। तो इस सिचुएशन में इस टाइप का लीनियर इक्वेशन को छोड़कर बाकी जगह पे ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं, करेक्ट है ना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर में टोटल रिएक्शन कब कंप्लीट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब 99.999% कंप्लीट हो जाएगा, बट वो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आता है जैसा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आया था, नहीं इस टाइप का। तो इस टाइप का रिएक्शन का बोल सकते हैं कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट, मतलब टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी। बट उसका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का प्रॉपर वैल्यू रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके पास ही था, हाँ ना। तो उसका हाफ लाइफ बिल्कुल फाइनाइट वैल्यू है, बट टोटल रिएक्शन कंप्लीट करने का जो टाइम है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए ऐसा हो भी सकता। और मतलब ये ऑनलाइन स्टूडेंट का डाउट था, यहाँ तक समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम। चलिए एक मिनट क्या बोले, वो छोड़ दीजिए। अभी मैं समझाने के लिए कुछ बोल दिया था, मुझे लगा कि आपका पहले पढ़ा हुआ है। वो मैंने फर्स्ट ऑर्डर का लिख दिया था कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, फाइनाइट वैल्यू होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये मैं एक बात उनके लिए बोल दिया जो पहले से पढ़े हुए हैं, पहले से एक बार चीज़ों को देखे हुए हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट हाफ लाइफ, एक ग्राफ इंपॉर्टेंट है आएगा, वर्सेस सी नॉट। हाफ लाइफ वर्सेस सी नॉट का कैसा इक्वेशन रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और tan थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, इट इज काइंड ऑफ k/2, tan थीटा इक्वल टू 1/2 के ना, k/2 या 1/2 के। चलिए यहाँ देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ क्लास को। C से C0/2 तक आना कितना, मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 था, और C0 से क्या हो गया C0/2। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम टेकन को क्या हाफ लाइफ बोलेंगे ना। बट ये हाफ लाइफ किसका है, ये हाफ लाइफ C0 का है, किसका है, C0 का। वेन कॉन्सेंट्रेशन कितना था, अब यहां देखिए, करेक्ट। तो भाई C0/2 से C0/4 कहां से कहां तक, यहां से यहां तक आना। ऐसा तो हो सकता है ना कि मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन t इक्वल टू 0 सेकेंड पे 0 था, C0 था, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने का हाफ लाइफ 2 सेकेंड है, C0/2 हो गया। और फिर यहाँ से फिर से मैंने मेजर करना स्टार्ट किया कि C0/2 के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, C0/4 किसका आधा है, तो इसके रेस्पेक्ट में भी तो इसके रेस्पेक्ट में भी तो हाफ लाइफ हो सकता है। ये जो हाफ लाइफ रहेगा और ये जो हाफ लाइफ रहेगा, ये हाफ लाइफ किसका, C0/2 का, ये हाफ लाइफ किसका, करेक्ट। इस तरीके से अलग अलग हाफ लाइफ तो हो सकता है ना।
और तब पूछा जाएगा यहाँ से यहाँ तक का नाम अगर T12 दे देंगे और यहाँ से यहाँ तक का नाम T12, तो इन दोनों में किसका वैल्यू ज़्यादा, क्या दोनों इक्वल है? क्यों नहीं इक्वल है? बिकॉज यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना है मेरी बातों को, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हो भी सकता है, यहाँ पे सकता वाला तो बात ही नहीं जीरो ऑर्डर के लिए है। यहाँ पे T12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C0, क्या है? T12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। तो आप किस T12 का बात कर रहे हैं उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन देखिए। तो आप T12 का बात करेंगे तो C0 वैल्यू रहेगा, राइट। और T12 का बात करेंगे तो क्या रहेगा? दोनों का हाफ लाइफ सेम रहेगा, ये हाफ लाइफ बड़ा रहेगा, ये हाफ लाइफ छोटा रहेगा, करेक्ट। तो क्या बोल सकते हैं? T12 ग्रेटर देन व्हाट? T12। यहां से यहां आ जाते हैं C0/8, तो इसको भी तो हाफ लाइफ बोल सकते हैं, लेकिन इसका ये हाफ लाइफ कहलाया किसके रेस्पेक्ट में? C0/4 के रेस्पेक्ट में, करेक्ट है यहां तक? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्लास में नेक्स्ट क्लास प्रोसीड करता हूँ। और केमिकल का नेक्स्ट कब होगा? सैटरडे को ना, बट सैटरडे है 1 जनवरी, नया साल। तो जैसा भी आप लोग का मर्जी रहेगा, नहीं तो जो भी अगर बाहर में लोग घूमने जाएंगे भी तो जो कि चांस कम है, बट जाएंगे तो रात तक तो आ ही जाएंगे, बहुत रात के 9 बजे तक नहीं बोल सकते हैं। ऐसे मेरे तरफ से भी 99% श्योर रही है कि शायद क्लास नहीं लगेगा। चलिए।